और बात करेंगे सी आइस के बारे में। तो सी आइस इज सिंपली फ्रोजन ओशियन वाटर। तो सी आइस, ओशियन वाटर जो है वो फ्रीज हो गया, फ्रोजन हमें देखने को मिल रहा है। इट फॉर्म्स, ग्रोज एंड मेल्ट्स इन द ओशियन। तो बनता भी है, बढ़ता भी है और मेल्ट हो जाता है ओशियन में। इन कॉन्ट्रास्ट आइसबर्ग, ग्लेशियर, आइस शीट्स एंड आइस शेल्व्स ऑल ओरिजिनेट ऑन द लैंड। तो आइसबर्ग, ग्लेशियर, आइस शीट्स जो होती हैं, आइस शेल्व्स भी जो होते हैं वो लैंड पर ओरिजिनेट होते हैं। बट सी आइस जो होती है ये आर्टिक और एंटार्क्टिक में दोनों जगह हमें देखने को मिलती है, राइट। और नदर्न हेमिस्फीयर पे इट कैन करेंटली एग्जिस्ट एज फार साउथ एज बोहाई बे, जो कि चाइना में है। तो आज की डेट में नदर्न हेमिस्फीयर पर ये जो सी आइस जो है वो आपको बोहाई बे में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि चाइना में है। तो मैप के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो आपको चीज ध्यान में रखनी है कि बोहाई बे कहां पर है, तो वो है चाइना में। और ये अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हमें देखने को मिलता है। एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर में सी आइस जो है इट ओनली डेवलप्स अराउंड एंटार्क्टिका। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे सी आइस सिर्फ एंटार्क्टिका में ही हम लोग को देखने को मिलती है, अकरिंग एज फार नॉर्थ एज 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे आपको ये नजर आ जाएगी। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना सी आइस के बारे में। और सी आइस ग्रोज ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स एंड मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर मंथ, बट सम सी आइस रिमेन्स ऑल द ईयर इन सर्टेन रीजन। तो सर्दियों के समय पे ये बनती है, गर्मियों के समय पे ये पिघल जाती है, बट कुछ कुछ ऐसी सी आइस है जो कि पूरे सालों साल रहती है, राइट। अबाउट 15% ऑफ वर्ल्ड्स ओशियन आर कवर्ड बाय सी आइस ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि एक ईयर के कुछ पर्टिकुलर हिस्से में, यानी कुछ महीनों में हमें ये चीज देखने को मिल सकती है कि लगभग 15% पूरे दुनिया भर का जो ओशियन है वो सी आइस में रहता है, राइट। कभी ना कभी पूरे साल में 15% ओशियन, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। अब डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में, सी आइस के सिग्निफिकेंस को कवर करेंगे। तो इवन दो सी आइस अकर्स प्राइमरली इन द पोलर रीजन, इट इन्फ्लुएंसेस अवर ग्लोबल क्लाइमेट। तो सी आइस कहां पर रहती है, तो पोलर क्षेत्र पर ज्यादातर हम लोग को ये नजर आती हैं, बट फिर भी ये पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। सी आइस हैज अ ब्राइट सरफेस, सो मच ऑफ द सनलाइट दैट स्ट्राइक्स इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। तो काफी सारी जो सनलाइट जो आती है ना, वो सी आइस के कारण से वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसका कारण बनने की, रिफ्लेक्ट होने से क्या समस्या होती है, तो एज अ रिजल्ट एरियाज कवर्ड बाय सी आइस डोंट एब्जॉर्ब मच सोलर एनर्जी। तो जहां पर भी सी आइस होता है ना, उस एरिया पे वहां पर ज्यादा सोलर एनर्जी वो एरिया एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सो टेम्परेचर्स इन द पोलर रीजन रिमेन रिलेटिवली कूल। तो ये एक वजह है जिसके कारण से पोलर रीजन का टेम्परेचर ठंडा रहता है। क्वेश्चन माइट कैन कम लाइक दिस कि पोलर क्षेत्र का जो एरिया है वो ठंडा क्यों रहता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कोल्ड टेम्परेचर ऑफ पोलर एरियाज, राइट। तो ऐसा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका आंसर यही देना है कि वहां पर रहती है सी आइस, जो जिस पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस स्पेस पे चली जाती है। तो इसके कारण से वो एरिया जो होता है वो सनलाइट को या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई वहां का टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से आपके आंसर को आपको सपोर्ट करना है। इफ ग्रेजुअली वार्मिंग टेम्परेचर मेल्ट सी आइस ओवर टाइम, fewer bright surfaces are available to reflect sunlight back into space। तो बताया जा रहा है कि अगर अभी देखिए हम लोग क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। तो उसके कारण से अगर सी आइस मेल्ट होती है कुछ समय पर, तब हमें देखने को मिलेगा मात्र कुछ ही सिर्फ ऐसे सर्फेसेस बच जाएंगे जो कि सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि मोर सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब वहां पर सी आइस बचेंगे नहीं तो सोलर एनर्जी और एब्जॉर्ब होगी, तो इसके कारण से टेम्परेचर और भी ज्यादा राइज हो जाएगा। तो देखो टेम्परेचर राइज करने की वजह जो है वो सी आइस भी अपने आप में हो सकती है, राइट। जैसे अभी आज की डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है ना, उसका थोड़ा भी इफेक्ट जो है वो इतनी बुरी तबाही ला सकता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, राइट। थोड़ा भी इफेक्ट, क्योंकि अगर वहां पर मौजूद पोलर एरियाज में मौजूद जो सी आइस अगर मेल्ट हो जाती हैं, तो उससे नुकसान ये होगा कि मेल्ट होने के बाद, क्योंकि अभी तक वो मेल्ट नहीं हो रही है, तो वो सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर रही है। मेल्ट हो जाएंगी तो वहां पर सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और उस एरिया का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज होगा तो ऑटोमेटिकली
ये सब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वहां वाला जो एरिया है, पोलार क्षेत्र का एरिया जो है वो मेल्ट होने लगेगा, वहां पर मौजूद जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे, तो उसके कारण से सी लेवल राइज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये जो चेन है, दिस चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट्स अ साइकिल ऑफ वार्मिंग एंड मेल्टिंग। तो ये वाली जो चेन होगी इस प्रकार की, जहां पर हम देखेंगे कि एक बार अगर सी आइस मेल्ट होना शुरू हुई तो तबाही जो है वो डेफिनेटली मच जाएगी, यानी कि वो पूरी एक साइकिल जो है वो बन जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा भी नुकसान पोलार एरियाज पर जो है वो एक बड़ी तबाही का संकेत दिखा रहा है, इंडिकेटर दिखा रहा है, राइट। इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन लीड टू ग्रेटर वार्मिंग ओवर टाइम। तो थोड़ा भी अगर टेम्परेचर में चेंज होता है या टेम्परेचर थोड़ा भी इंक्रीज होता है तो लंबे समय तक बहुत बुरा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंड मेकिंग द पोलर रीजन द मोस्ट सेंसिटिव एरियाज टू क्लाइमेट चेंज ऑन अर्थ। तो जब भी अर्थ में क्लाइमेट चेंज की बात होती है, हम लोग पोलर क्षेत्र की तरफ क्यों बात करते हैं? क्योंकि खतरा वहीं से हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर मौजूद है बहुत सारे ग्लेशियर्स, वो मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो काफी सारी जो आइलैंड्स हैं वो पानी के नीचे चले जाएंगे, जो लोग उन आइलैंड्स पे रह रहे हैं, जो स्पीसीज, जो पेड़ पौधे उन आइलैंड्स पे हैं, सब के सब नीचे हो जाएंगे, राइट, समुद्र के नीचे समा जाएगा। और सी आइस ऑल्सो अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स। तो ओशियन वाटर्स के, ओशियन के पानी के मूवमेंट को भी सी आइस अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? व्हेन सी आइस फॉर्म्स, जब भी सी आइस बनती है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज पुश्ड इनटू द ओशियन वाटर बिलो द आइस। तो आइस के नीचे जो होता है वो काफी सारा सॉल्ट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद ओशियन पे नीचे चला जाता है, राइट। ऑल्दो सम सॉल्ट मे बिकम ट्रैप्ड इन स्मॉल पॉकेट्स बिटवीन आइस क्रिस्टल्स। तो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि आइस के नीचे की तरफ नहीं जा पाते, तो वो बीच में जो है वो थोड़ा सा अटक जाते हैं, राइट। आइस क्रिस्टल्स के बीच में जो आइस जो बनती है तो उसमें बीच बीच में रह जाते हैं, वो नीचे नहीं जा पाते, राइट। और वाटर बिलो सी आइस हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो सी आइस के नीचे का जो पानी होता है वहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, एंड इज डेंसर देन सराउंडिंग ओशियन वाटर। तो वो क्या होता है, वो काफी ज्यादा डेंस होता है आसपास के ओशियन के वाटर से। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी डेंसर पानी जो होगा, यानी कि पानी की जब भी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो डेंसिटी वाला पानी जो होगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे सिंक कर जाएगा। तो होता ऐसा ही है कि हमें देखने को मिलता है कि आइस के, यानी कि आइस जो सी आइस जो होती है उसके नीचे वाला जो पानी होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन डेंसर होता है, वो डेंस वाटर हमें देखने को मिलता है। तो डेंस वाटर होने के कारण क्या होता है, वो नीचे की तरफ सिंक कर जाता है, नीचे चला जाता है। इन दिस वे सी आइस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओशियंस ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन। तो इस तरीके से पूरे दुनिया भर में मतलब ओशियन जो है उसके कंटिन्यूअस मूवमेंट का हम लोग को एक पार्ट जो है वो देखने को मिल रहा है सी आइस की, यानी कि उस कंटिन्यूअस मूवमेंट करने के लिए सी आइस जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी हम लोग को देखने को मिलता है, कि ओशियन वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहे, क्योंकि सी आइस के नीचे वाला जो पानी होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑटोमेटिकली हाई होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले पानी के, यानी कि सी आइस के। तो सी आइस के नीचे वाले पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर ज्यादा है, यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे डूबेगा ना, नीचे जाएगा, तो कंटिन्यूअसली उसका मूवमेंट जो है वो होता रहेगा सी आइस के जस्ट नीचे वाले पानी का। तो इसके चलते हमें देखने को मिलता है कि हमेशा ओशियन का पानी जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। और कोल्ड dense polar water sinks and moves along the ocean bottoms towards the equator। अब पोलर एरियाज पे कोल्ड वाटर होता है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि कोल्ड वाटर जो होता है वो सिंक करता है, नीचे की तरफ जो है वो जाता है। जब कोल्ड वाटर नीचे की तरफ जाता रहेगा तो हमेशा वो कोल्ड वाटर जो रहेगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, राइट। गर्म पानी की तरफ जो है वो थोड़ा सा उसका मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। वाइल वार्म वाटर फ्रॉम मिड डेप्थ टू द सरफेस ट्रेवल्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। और जो वार्म वाटर जो होगा सरफेस पर, ऊपर वाले एरिया पर जो वार्म वाटर हमें देखने को मिलेगा वो किसकी तरफ जाएगा, वो कोल्ड वाटर की तरफ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार का इसका मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता रहेगा। मतलब कि कुल मिलाकर अगर इसको आसान भाषा में अगर आप और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो तो सिंपल सी चीज है। आपको एक चीज तो पता है, हवा की हम बात करते हैं, हवा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो आपको ये वाला पानी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो हवा का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, राइट। तो यह चीज आपको पता है। और लो प्रेशर कब बनता है, जब हमें देखने को मिलता है कि कहीं किसी एरिया पर गर्माहट जब बनती होती है तब
लो प्रेशर बनता है। तो इसको इस तरीके से समझो आप, इक्वेटर पे क्या है, गर्माहट है, राइट। सब ट्रॉपिकल जोन पे क्या है, गर्मी है। और ठंडी किस तरफ है, पोलार एरियाज की तरफ है। और ठंडा पानी जो होगा, कोल्ड वाटर जो होगा, वो किसकी तरफ आएगा, वार्म वाटर की तरफ, राइट। क्योंकि वार्म वाटर पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो कोल्ड वाटर वार्म वाटर की तरफ आ रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर जो है, अब कोल्ड वाटर जब वार्म वाटर की तरफ आएगा तो जो सरफेस वाला ऊपर वाला जो पानी होगा, ऑब्वियस ही बात है, वो अपवेलिंग उसकी हमें देखने को मिलेगी। वो पानी जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा वो पानी, तो वो उसका मूवमेंट हम लोग को ऑटोमेटिकली किसकी तरफ देखने को मिलेगा, पोलार एरियाज की तरफ देखने को मिलेगा। अपवेलिंग वाला आपको कंसेप्ट पता होगा ना, कि नीचे वाला पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ पानी आएगा, नीचे वाला अपवेलिंग जब हम लोग को देखने को मिलेगी, तो सरफेस वाला जो वाटर होगा वो मूव करके पोलार एरियाज की तरफ जाएगा, राइट। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि पोलार वाटर सिंक्स and moves along the ocean bottom towards equator, while warm water from mid depth to the surface travels from equator towards the pole. Changes in the amount of sea ice can disrupt normal ocean circulation. तो sea ice में जब भी चेंजेस होते हैं, तब जो नॉर्मल ओशियन का सर्कुलेशन जो होता है वो डिसरप्ट भी होता है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी आइस को अफेक्ट होगा, तो हमें यह भी देखने को मिलेगा कि ओशियन के जो पानी है उसका सर्कुलेशन भी अफेक्ट होगा। तो ये एक पॉइंट भी ध्यान में रखो, जो आप मेंस में उपयोग कर सकते हो और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देयर बाय लीडिंग टू चेंजेस इन ग्लोबल क्लाइमेट, तो इसके कारण से ग्लोबल क्लाइमेट में भी हम लोग को चेंजेस नजर आएंगे। टू मच और टू लिटिल सी आइस कैन बी अ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा या बहुत कम सी आइस एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसके लिए, वाइल्ड लाइफ एंड पीपल के लिए, फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड पीपल हु हंट एंड ट्रेवल इन पोलार रीजन। तो पोलार एरियाज पर वाइल्ड लाइफ के लिए और लोगों के लिए परेशानी हो सकती है अगर सी आइस ज्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो इन आर्कटिक सी आइस कैन बी एन ऑब्स्टेकल टू नॉर्मल शिपिंग रूट्स थ्रू द नदर्न सी रूट्स एंड नॉर्थ वेस्ट पैसेजेस। तो आर्कटिक क्षेत्र में सी आइस एक ऑब्स्टेकल की तरह हमें देखने को मिलती है, राइट। यानी कि वहां पर अगर शिपिंग वगैरह करनी होती है, यानी कि वहां पर जाना होता है, रूट्स वगैरह जो है ना, कि शिप वगैरह को वहां से गुजरना होता है, तो सी आइस के कारण शिप वगैरह गुजर नहीं पाती हैं। तो सी आइस जो है वो हमें देखने को मिलता है कि आर्कटिक क्षेत्र में जो शिप्स वगैरह जो है उनके लिए काफी मुसीबत बनकर उभर के सामने आती है, राइट। यानी कि एक बैरियर की तरह, ऑब्स्टेकल की तरह हमें देखने को मिलती है। अब डिफरेंस क्या क्या है सी आइस और आइसबर्ग्स में, और ग्लेशियर्स और लेक आइस में, तो इसको हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो मोस्ट बेसिक डिफरेंस इज दैट सी आइस फॉर्म्स फ्रॉम सॉल्टी ओशियन वाटर। तो सी आइस जो होता है वो सॉल्टी ओशियन वाटर से बनता है, वेयर एज आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स एंड लेक आइस फॉर्म्स फ्रॉम द फ्रेश वाटर और स्नो। पॉइंट टू बी नोटेड, अक्सर आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर हम लोग को कहां पर देखने को मिलता है, तो वो ग्लेशियर में भी देखने को मिलता है, राइट। ज्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर, जब भी बात होती है कि फ्रेश वाटर हमारी धरती पे कहां कहां पर है, तो हम लोग ग्राउंड वाटर की तो बात करते ही करते हैं, इवन रेन की भी बात करते हैं हम लोग, इवन हम लोग बात किसकी करते हैं, ग्लेशियर्स की भी बात करते हैं। तो ग्लेशियर्स में क्या है, फ्रेश वाटर है। बट सी आइस में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, सी आइस में हमें देखने को मिलती है सॉल्टी वाटर। वो सॉल्टी वाटर होता है, बट उसका जो सॉल्ट जो होता है वो नीचे की तरफ, यानी कि उस आइस शीट के नीचे की तरफ जो है वो इकट्ठा रहता है, राइट। और सी आइस ग्रोज, फॉर्म्स एंड मेल्ट्स स्ट्रिक्टली इन द ओशियन। तो सी आइस कहां पर बनती है, ओशियन पर ही बनती है, राइट। ओशियन पर ही मेल्ट होती है, राइट। वेयर एज ग्लेशियर्स आर कंसिडर लैंड आइस। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो लैंड आइस होते हैं, वो ऐसे बर्फ होते हैं जो कि जमीन पर जमे हुए होते हैं। एंड आइसबर्ग्स आर चंक्स ऑफ आइस दैट ब्रेक ऑफ ग्लेशियर्स एंड फॉल इनटू ओशियन। और आइसबर्ग जो होते हैं वो ग्लेशियर से टूटकर ओशियन पर गिर जाते हैं। एंड लेक आइस इज मेड फ्रॉम फ्रेश वाटर एंड फ्रीजेज एज अ स्मूथ लेयर। और लेक आइस जो होती है, लेक आइस, तो लेक में जो है वो, लेक जम गई है, कोई लेक जो है वो फ्रीज हो जाती है तो लेक आइस बन गई, लेक जम गई। तो लेक में क्या है, लेक में तो फ्रेश वाटर ही है ना, राइट। और सी आइस में फ्रेश वाटर नहीं है, क्योंकि सी समुद्र में क्या होता है, खारा पानी होता है, तो समुद्र में सॉल्टी वाटर हम लोग को देखने को मिलता है। एंड sea ice which develops into various forms and shapes because of the constant turbulence of ocean currents। एक और चीज ध्यान में रखना, जो सी आइस जो होता है ना, सी आइस को आप देखोगे तो उसका शेप भी आपको अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो समुद्र में आप पानी को देखते हो तो उसमें उछाल हम लोग को कभी देखने को मिलता है, कभी नीचे आता है, राइट। समुद्र का पानी
आपने पढ़ा होगा क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में, राइट। तो ऊपर जाता है और वेव्स ऊपर जाती है नीचे आती है, तो वो उसी प्रकार का कुछ शेप ले लेता है, राइट। कहीं कहीं पर हम लोग को देखने को मिलता है कि थोड़ा सा वाटर लेवल कम है तो कहीं पर ज्यादा है, तो ऐसी चीजें भी हम लोग को कई बार देखने को मिलती है। वो डिपेंड करता है कि उस एरिया का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, राइट। उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती हैं। बट आप लेक को देखें, कभी आप लेक को जमा हुआ देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल, क्योंकि लेक जो होती है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ सकती है। बट सी आइस जो है उसमें आपको उबड़ खाबड़ थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। तो सी आइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का होता है, उसके शेप्स वगैरह में चेंजेस हम लोग को नजर आते हैं। बट आपको लेक आइस के शेप में चेंजेस नजर नहीं आएंगे, उसका जो उसकी जो लेयर होगी वो काफी स्मूथ आपको नजर आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, द प्रोसेस बाय विच सी आइस फॉर्म्स इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लेक और रिवर आइस। तो देखो, एक प्रोसेस जो होती है जिस प्रोसेस के थ्रू सी आइस बनती है, यानी कि समुद्र का पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट होता है, आइस में बनता है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। और लेक में जो मौजूद पानी होता है या रिवर में जो मौजूद पानी होता है वो जो आइस में तब्दील होता है उसकी जो प्रोसेस अलग होती है। अब आप बोलोगे सर दोनों जगह पानी तो है, फिर प्रोसेस अलग कैसे हो रही है, राइट। पानी जब ठंडा हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि एक टाइम के बाद, यानी कि 0 डिग्री के बाद जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो आइस बर्फ बनने लगेगा। बट आपको बता दें ऐसा नहीं है, पानी पानी में डिफरेंस होता है। समुद्र में जो पानी है वो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। लेक्स में और रिवर्स में जो पानी है वो कौन सा पानी है, फ्रेश वाटर हम लोग को देखने को मिलता है। और सॉल्टी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो लेट से बर्फ में कन्वर्ट होता है। और फ्रेश वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो जल्दी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इवन ओशियन को कहां हम लोग लेक और रिवर से कंपेयर कर रहे हैं, ओशियन तो बहुत बड़ा होता है, राइट। अगर आप एक गिलास का पानी अगर बर्फ बनाने की कोशिश करोगे, एक गिलास में जो पूरा पानी है उसको बर्फ बनाने की कोशिश करोगे, आसानी से बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। एक तरफ आप रखो, मतलब 0 डिग्री में, जैसे फ्रिज के अंदर रख दो आप, जैसे मान के चलो एक बड़ा सा फ्रिज है, उसमें आप एक गिलास पानी रख दो एक तरफ, और एक तरफ आप रख दो उसमें एक टंकी पानी, राइट। 1 गैलन पानी मान के चलो, वो होता है ना, ये गैलन आता है जो घर में 20 लीटर का जो होता है, तो वो आप रख दो। वो पानी भरने के लिए नहीं आता, पानी वगैरह में, जैसे आप कभी बाहर रहे होगे, दिल्ली वगैरह में पढ़ने के लिए गए होगे या कहीं पे रहे होगे आप, तो वो घर पे गैलन मंगवाना पड़ता है। समझ गए होगे आप किसकी बात करो मैं, शादियों में नहीं होता वो पानी रखे रहते हैं, वो उल्टा रखे रहते हैं उसके ऊपर, फिल्टर के ऊपर, राइट। तो उसकी 1 गैलन की बात कर रहा हूँ। एक तरफ वो रख दो, एक तरफ 1 गिलास पानी रख दो। आप खुद देख लेना, 1 गिलास पानी जल्दी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी तो है ना, ज्यादा भी तो है वो पानी। ये बात भी समझना, फैक्टर्स एक नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो उसके ऊपर वाली परत का है, क्योंकि समुद्र में होता यह है कि पानी डेंस होने के कारण, जो हमने बात करी थी इसके बारे में भी पहले, प्रीवियस इसी सीरीज का जो प्रीवियस जो लेक्चर आपने जो है वो कवर किया होगा, क्योंकि ये वाली जो सीरीज चल रही है वो सी आइस की चल रही है और क्रायोस्फीयर की चल रही है। तो इसके पार्ट 1 में, क्रायोस्फीयर के पार्ट 1 में हमने कवर किया था इसके बारे में कि जो समुद्र का जो डेंस वाटर जो होता है वो एक तो नीचे होता है और ठंडा पानी नीचे होता है, राइट, क्योंकि कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे चले जाता है। तो इसलिए भी जो कोल्ड वाटर जो होता है वो नीचे रहता है। तो इस कारण भी हम लोग देखते हैं कि समुद्र का जो पानी जो होता है, ऊपर वाला सरफेस वाला जो वाटर होता है, उसको भी इवन बर्फ में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, राइट। और एक और बात है, जैसे कि अगर हम लोग थोड़े से फैक्ट्स को अगर जाने, तो ये फैक्ट आप चाहो तो लिख लो कहीं पर, कि फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्ट वाटर इज लोअर देन फ्रेश वाटर। तो ये बात आप जानते हो कि सॉल्ट वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में। और ओशियन टेम्परेचर मस्ट रीच -1.8 डिग्री सेल्सियस टू फ्रीज। जनरली हम लोग बोलते हैं कि 0 डिग्री से नीचे वाला जो टेम्परेचर जो होता है उसमें पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है। बट ओशियन का जो पानी है उसको अगर बर्फ में कन्वर्ट करना है, उसकी अगर फ्रीजिंग शुरू करनी है, तो टेम्परेचर -1.8 डिग्री से नीचे होना चाहिए, राइट। क्योंकि ओशियन डीप होते हैं और ज्यादा समय लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में अचीव होने के लिए। और जनरल बात करें हम लोग, तो ओशियन का 100 से 150 मीटर का जो पानी होता है ऊपर से, राइट, तो उसका कूल होना बहुत जरूरी है फ्रीजिंग टेम्परेचर को, मतलब आइस में बदलने के लिए। तो 100 से 150 मीटर का जो उसका पानी है, पूरा का पूरा पानी, वो अगर फ्रीज होगा समुद्र का, तब फिर हमें देखने को मिलेगा कि बर्फ जो है वो बनना शुरू होती है, राइट, सी आइस बनना शुरू होती है। तो सी आइस बनने की जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस है, वो थोड़ी सी लेट वाली हमें देखने को मिलती है, टाइम टेकिंग वाली देखने को मिलती है, क्योंकि बात यहां पर समुद्र की हो रही है, ओशियन की हो रही है, राइट, ये बात है।
अब सी प्रोसेसेस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो प्रोसेसेस दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड मेल्ट ऑफ सी आइस आर रेफर्ड टू एज थर्मोडायनेमिक्स। तो ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि अफेक्ट करती है ग्रोथ और मेल्ट ऑफ आइस को, जो सी आइस जो होता है उसकी मेल्टिंग को और उसके बढ़ने को, राइट। तो वो ऐसी प्रोसेस जो अफेक्ट करती है उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। एंड ड्यू टू द डायनेमिक नेचर ऑफ ओशियन, क्योंकि ओशियन का जो नेचर है वो काफी ज्यादा डायनेमिक हम लोग को देखने को मिलता है, सी आइस डज नॉट सिंपली ग्रो एंड मेल्ट इन सिंगल प्लेस। एक सिंगल प्लेस पर सी आइस जो है वो जनरल तौर पर ना ग्रो होती है ना हम लोग को मेल्ट होती हुई नजर आती है। इंस्टेड सी आइस इज कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग लोकेशन। तो सी आइस एक जगह पर स्थिर नहीं होती है क्योंकि ओशियन के नेचर के कारण उसमें मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो कॉन्स्टेंटली सी आइस मूव हो रही होती है और अपनी लोकेशन चेंज कर रही होती है। अब इसमें देखो एक पॉइंट है जो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि सी आइस का मूव होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्लाइड होती हुई जा रही है, राइट। आइस स्लाइड हो रही है उसका ये मतलब नहीं है, मतलब कि कहीं पर मतलब एक जगह पर सी आइस बन रही है, राइट, फिर वहां से मतलब फिर दूसरी जगह पर कहीं पर बन रही होगी उसके आगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है सन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यहाँ पर प्ले कर जाता है, सूर्य, राइट। तो उसकी किरण भी हम लोग को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हुई नजर आती है। तो ये भी उसकी एक वजह है, राइट। और उसकी दूसरी वजह भी ये भी है कि जैसे कि वो जो हॉट करंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कोल्ड करंट और हॉट करंट्स के बारे में ओशियन करंट्स में जो है वो कवर होगा ये पूरी चीजें। हालांकि ओशियन करंट्स का टॉपिक आपको पहले मिल जाना चाहिए था, बट ओशियन करंट का टॉपिक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो ओशियन करंट या फिर अगर आप बाद में ये वाला लेक्चर सुन रहे होंगे तो ऑलरेडी आ चुका होगा, राइट। बट अभी आप लेटेस्ट जब अपलोड हुआ है लेक्चर तब उस समय सुन रहे होंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4-5 दिन में आ जाएगा वो ओशियन करंट्स वाला भी कंप्लीट टॉपिक, डोंट वरी, राइट। चलो मैं ये बता रहा था कि जो सी आइस जो है वो आइस जो है वो आगे की तरफ नहीं जा रही है ना पीछे की तरफ जा रही है, वो या फिर वो आइस का टुकड़ा जो है वो अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है। वो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि एक जगह का टेम्परेचर थोड़ा ठीक हुआ तो वहां की आइस जो है वो मेल्ट हो गई, और एक दूसरे जगह का टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो कूल हुआ तो वहां पर उसी के थोड़ा सा आगे जाकर आइस जो है वो बन गई। तो इस प्रकार से मूवमेंट की यहां पर बात हो रही है। तो सी आइस कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग लोकेशन, तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है क्योंकि ओशियन का जो नेचर है वो काफी डायनेमिक है। तो थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पूरा समझते हैं। तो प्रोसेस दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड मेल्ट ऑफ सी आइस आर रेफर्ड टू एज थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी समझा दी इन द सिंपलेस्ट सेंस, सिंपल तरीके से। अब जो चीज मैंने आपको समझाया था वो यहां पर मेंशन्ड है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ओशियन रीचेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट वाटर, तो ओशियन का टेम्परेचर जब -1.8 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, यानी कि सॉल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -1.8 डिग्री सेल्सियस या फिर 28.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। तो आइस बिगिंस टू ग्रो, तो आइस बढ़ने लगती है, राइट। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट आइस बिगिन टू मेल्ट, यानी कि 1.8 डिग्री सेल्सियस से फिर जो है वो बढ़ने लगता है। अब यहां पर -1.8 की बात हो रही है तो बढ़ने लग रहा का मतलब क्या होगा, -1.7, -1.6, -1.5, -1.4, 3, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, राइट। तो ऐसा बढ़ने वाली चीज होती है। आपको पता ना टेम्परेचर में, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्मी आना, टेम्परेचर घटने का मतलब सर्दी आना। जैसे एसी का रिमोट है, आप बोलते हो कि यार आप एसी में ये तो नहीं बोलते कि यार टेम्परेचर बढ़ा दे एसी का, कुछ लोग बोल देते होंगे ऐसे ही, बट अक्सर एसी में ये बात बोली जाती है कि अगर जब भी गर्मी लग रही होती है बोल रहे थे यार टेम्परेचर कम कर यार, तो जैसे अभी 24 डिग्री चल रहा है, एक काम कर 18 डिग्री कर दे यार चल, बोलते हैं ना ऐसा, तो टेम्परेचर कम करने की बात बोली जाती है। तो व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्ट वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से बढ़ता है अगर टेम्परेचर, तो स्वाभाविक सी बात है आइस मेल्ट होगी। तो कहीं पर आइस बन रही है, कहीं पर आइस मेल्ट हो रही है। तो इस प्रकार से ग्रोथ और मेल्ट जो होता है सी आइस का, राइट, तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसको थर्मोडायनेमिक्स अफेक्ट करता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे की बात करें तो बात हो रही है अल्बीडो के बारे में। किसके बारे में, अल्बीडो, ALBEDO, अल्बीडो। तो अल्बीडो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है सी आइस का, उसमें अल्बीडो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टिपिकल ओशियन अल्बीडो is approximately 0.06 while bare sea ice varies from approximately 0.5 to 0.7, राइट। तो अभी ये है कि आगे चल के आपको पता लगेगा अल्बीडो। तो स्नो हैज एन इवन हायर अल्बीडो देन सी आइस। तो स्नो का अल्बीडो जो होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू सी आइस के मुकाबले। एंड सो थिक सी आइस
covered with snow reflects as much as 90% of the incoming solar radiation. तो अभी हमने दो चीज देखी, एक क्या देखा, स्नो का हायर अल्बीडो होता है सी आइस के मुकाबले। इसका मतलब है कि जो थिक सी आइस जो होती है जिसमें हम लोग को स्नो कवर्ड देखने को मिलती है, यानी कि सी आइस के ऊपर जहां पर स्नो होती है वहां पर हमें एज मच एज 90% सोलर रेडिएशन जो होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अल्बीडो का सिंपल सा मतलब आपको इस लाइन को समझने के बाद अब आ गया होगा। सिंपल मतलब यह है कि जो रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि जो सनलाइट जो होती है वो स्नो पर पड़ के वापस जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस जो चली जाती है, उसको अल्बीडो कहते हैं, राइट, अल्बीडो। एंड दिस सर्व्स टू इंसुलेट द सी आइस। तो सी आइस को इंसुलेट करने का ये मेनली काम करता है, मतलब कि सी आइस जो है वो गर्म नहीं हो, राइट, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है और मेंटेनिंग कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है और आइस मेल्ट को डिले करता है समर के समय पे, गर्मियों के समय पे, क्या, अल्बीडो। तो ये चीज ध्यान में रखना। आफ्टर द स्नो डज बिगिन टू मेल्ट एंड बिकॉज शैलो मेल्ट पॉन्ड्स हैव एन अल्बीडो of approximately 0.2 to 0.4, the surface albedo drops to about 0.75. As melt pond grows and deepen, the surface albedo can drop to 0.15. As a result, melt ponds are associated with higher energy absorption and a more rapid ice melt. तो देखो होता यह है कि जैसे ही फिर स्नो जब मेल्ट होना शुरू होती है, अब जब स्नो मेल्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर एल्बीडो नहीं होगा, और जब एल्बीडो नहीं होगा तब ये जितनी भी सोलार की एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, बर्फ को मेल्ट करेगी। और जब जैसे जैसे बर्फ जो है वो मेल्ट होती जाएगी कंटिन्यूअसली, वैसे वैसे हमें देखने को मिलेगा कि जो है वो एल्बीडो खत्म होगा, और एल्बीडो जैसे ही खत्म होगा इसका डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलेगा कि सी आइस जो है वो कंप्लीटली मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और देखिए, रिमेंबर दैट आइस ग्रोज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द रिलेटिव वार्म ओशियन टू द कोल्ड एयर अबव। तो आइस कब बढ़ती है, जब जो गर्म ओशियन जो होता है, जब वो यानी कि ओशियन के ऊपर जो ठंडी हवा होती है उसके कारण जब ये ठंडा हो जाता है, राइट, तो वार्म ओशियन टू कोल्ड एयर अबव, राइट, तो उस समय आइस जो है वो ग्रो करती है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। और ऑल्सो आइस इंसुलेट्स द ओशियन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड इनहिबिट्स दिस हीट ट्रांसफर। इसके अलावा आइस क्या करती है, आइस जो है वो ओशियन को जो है वो गर्म होने से रोकती है, राइट, इसके ऊपर एक लेयर जो है वो क्रिएट कर देती है जिससे कि एटमॉस्फेयर का जो गर्म हवाएं हैं वो ओशियन में ना आए, राइट, जैसे कि ओशियन ठंडा ही मेंटेन रहे। तो इसका काम होता है आइस का। एंड द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ आइस। थिकर आइस अलाउज लेस हीट ट्रांसफर। तो जो इंसुलेशन जो होता है वो आइस के थिकनेस के ऊपर, कि कितनी मोटी परत है आइस की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर जहां पर ज्यादा मोटी परत होगी आइस की, इसका मतलब है कि वहां पर हीट ट्रांसफर जो होगा एटमॉस्फेयर का वो काफी कम होगा, राइट। और इफ द आइस बिकम थिक इनफ दैट नो हीट फ्रॉम द ओशियन कैन बी कंडक्टेड थ्रू आइस, यानी कि इतनी मोटी हो गई है आइस कि अब ओशियन पर किसी भी प्रकार की हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, राइट, किसी भी प्रकार का गर्माहट जो है वो ओशियन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है आइस की थिकनेस के कारण, मोटी होने के कारण। तब उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम थिकनेस। क्या बोलेंगे, थर्मो, THERMO, डायनेमिक, DYNAMIC, इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, थिकनेस, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम थिकनेस। तो ये टर्म भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। इट में टेक सेवरल ईयर्स ऑफ ग्रोथ एंड मेल्ट फॉर आइस टू रीच द इक्विलिब्रियम थिकनेस। तो काफी साल लग जाते हैं आइस की ग्रोथ की प्रोसेस में, मेल्टिंग की प्रोसेस में, इस इक्विलिब्रियम थिकनेस में पहुंचने में, राइट। मतलब इसका एक और मीनिंग भी है जिसको आप समझो कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना कि जैसे जैसे आइस जो है वो थिक होती जाएगी, राइट, यानी कि जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाएगा, एनवायरमेंट ठंडा होता जाएगा, आइस जो है वो थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी उसकी परत। तो क्या ये कंटिन्यूअस होता रहता है कि आइस की परत जो है वो हमेशा ही क्या मोटी होती जाती है? जब भी हम लोग को देखने को मिलता है कि मेल्टिंग से ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, यानी कि जो ओशियन का जो पानी बर्फ है वो मेल्ट कम हो रही है, बट वो जो है वो बढ़ ज्यादा रही है, यानी कि उसकी ग्रोथ ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, जम काफी ज्यादा रही है, राइट, बर्फ फ्रीज काफी ज्यादा हो रहा है ओशियन। तब ये वाली जो प्रोसेस होती है जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट, ये तब आती है, उस स्टेट को बोलेंगे जब हमें लगता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये थिकनेस, ये चौड़ा होना बंद हो जाएगी, यानी कि अपनी बिल्कुल मतलब वाली स्टेज पे पहुंच गई है, मतलब बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है अपने थिक होने के,
राइट। तो जब ये अपने चरम सीमा पहुंच जाती है कि इससे ज्यादा, यानी कि अगर ये बढ़ेगी भी या नहीं भी बढ़ेगी तो इस स्टेट पर हीट का ट्रांसफर जो है वो नहीं होगा, तो उस स्टेट पर आकर ये थिकनेस जो है वो रुक जाती है, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट के तरफ पहुंच जाती है। और आर्कटिक क्षेत्र में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थिकनेस जो होती है सी आइस की अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स की होती है। हाउएवर डायनेमिक कैन यील्ड सी आइस थिकनेस ऑफ 10 मीटर्स और मोर, बट हालांकि इस डायनेमिक के चलते 10 मीटर या उससे ज्यादा भी थिकनेस जो है वो हो जाती है, बट इक्विलिब्रियम जो है वो 3 मीटर तक पहुंच जाती है। और इक्विलिब्रियम थिकनेस ऑफ सी आइस इज मच लोअर इन एंटार्क्टिक, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 मीटर। तो इक्विलिब्रियम जो है वो अंटार्कटिक क्षेत्र में कम रहता है, बट आर्कटिक क्षेत्र में ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाली बात हमने करी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं डायनेमिक्स के बारे में कि डायनेमिक्स होता क्या है। तो सी आइस डज नॉट सिंपली ग्रो एंड मेल्ट इन वन प्लेस। तो सिर्फ एक ही जगह पर सी आइस जो है वो ग्रो नहीं होती है या मेल्ट नहीं होती है। सी आइस इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअली इन मोशन एक्सेप्ट इन कोस्टल रीजन वेयर आइस ग्रोज आउट फ्रॉम एंड स्टेज अटैच्ड टू शोर, यानी कि फास्ट आइस। तो देखो क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि सी आइस जो होती है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कहीं पर आपको देखने को मिलेगी किसी क्षेत्र में मेल्ट हो रही है, किसी क्षेत्र में बढ़ रही है, क्योंकि आप जानते होंगे इसकी हमें जैसे सूर्य की किरणों से आप एग्जांपल लो, तो एक जगह पर अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, राइट, तो वहां पर ऑब्वियस ही बात है मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। और जहां पर कम पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, वहां पर कंटिन्यूअस रहेगा इसका मूवमेंट। और हमें देखने को मिलता है धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्य की जो किरणें जो हम लोग को देखने को मिलती हैं उसका डायरेक्शन चेंज होता है वो हमेशा हम लोग को नजर आता है। बिल्कुल बात बिल्कुल वैसे ही है कि आप जब सुबह उठते हो तब आपको सूर्य उगता हुआ नजर आता है। जब आप दिन में लंच वगैरह करते हो 12-1 बजे के आसपास, तो अब बिल्कुल सूर्य आपके ऊपर रहता है, हेड के ऊपर रहता है। फिर जब आप शाम के समय देखते हो तो सूर्य जो है वो ढल जाता है, दूसरे डायरेक्शन पे चले जाता है। बट एक्चुअल में आप सभी लोग समझदार हो, सूर्य का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, वो तो धरती घूम रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो उगा है या ढला है ना। तो ये वाली बात, तो वैसे ही बात है कि धरती के अलग अलग एरियाज पर ये सूर्य का इफेक्ट भी हम लोग को अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसी के चलते जो है वो, जैसे कि बात बिल्कुल वैसी है कि हमारे यहाँ जब सर्दियां होती हैं तब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ जैसा दिसंबर के समय पे, यानी कि हमारे यहाँ जो सर्दियां होती है उस समय आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो वहां पर क्रिसमस लोग जो है वो बनियान पहन के मनाते हैं, यानी कि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर हम लोग कोट वगैरह डाले रहते हैं या जैकेट्स पहने रहते हैं, राइट, सर्दियों के समय पे, राइट, क्रिसमस के समय पे, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी होती है। तो बिल्कुल बात वैसे ही है कि साल के कुछ महीनों में अलग अलग जगह पर टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो इसके कारण से कहीं पर आइस मेल्ट हो रही है तो कहीं पर आगे बढ़ रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है डायनेमिक प्रोसेस है, राइट। बट हाँ, समुद्र के जो शोर होता है ना, शोर यानी कि कोस्टल एरिया जो होता है, मतलब हमारे मतलब कंट्री का, राइट, जैसे कॉन्टिनेंट का कोस्टल एरिया हो गया, फिर उसके बाद फिर समुद्र आता है, ओशियन आता है। तो उसका जो कोस्टल एरिया जो होता है वहां पर आइस जो होती है वो काफी लंबे समय तक रहती है, उसमें मेल्टिंग और जो है वो नहीं होती, राइट, मतलब मेल्ट होना या उसका बढ़ना। तो वो चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, ज्यादा लंबे समय तक वो अटैच रहती है कोस्टल क्षेत्र में। द 5 प्रिंसिपल फोर्सेज एक्टिंग ऑन सी आइस आर डिस्क्राइब्ड बिलो इन ऑर्डर टू देयर जनरल इंपॉर्टेंस। तो अब 5 प्रिंसिपल फोर्स हम लोग बात करेंगे जो कि सी आइस के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो एक है विंड, दूसरा ओशियन करंट, तीसरा कोरलिस फोर्स, चौथा इंटरनल आइस स्ट्रेस और पांचवा सी सरफेस टिल्ट्स। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लिखते चलो। तो 5 प्रिंसिपल फोर्सेस क्या क्या हैं सी आइस के। तो एक है विंड, तो विंड भी एक प्राइमरी फोर्स हम लोग को देखने को मिलता है जो कि आइस के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, पर्टिकुलरली एट द टाइम स्केल ऑफ डेज और वीक्स। ठंडी हवा चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सी का सरफेस जो है वो ठंडा हो गई। तो विंड अगर ठंडी चल रही है, ठंडी हवाएं अगर चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी सी आइस को बनाने का काम करती हैं और मेल्ट करने का भी, क्योंकि अगर गर्म हवा चल रही है, वार्म एयर जब चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मेल्टिंग होगी। तो द विंड ब्लोइंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सी आइस रिजल्टिंग इन अ ड्रैग फोर्स ऑफ द आइस सरफेस एंड कॉजेज द आइस टू ड्रिफ्ट। तो जैसे जैसे हवाएं जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगी, विंड जो जैसे चलेंगी, हवा आगे की तरफ बढ़ेंगी, तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे करके जो अपर सरफेस जो है ओशियन का या सी का, तो वो भी धीरे धीरे करके मेल्ट होगा और उसका जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में ये फ्रीज होगा या मेल्ट होगा, राइट। अ रफ आइस सरफेस इज अफेक्टेड मोर बाय द विंड देन अ स्मूथ सरफेस। तो रफ जो सरफेस होता है ना, रफ सरफेस, उबड़ खाबड़ टाइप का थोड़ा सरफेस आइस का, तो वो ज्यादा विंड से अफेक्टेड होता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि आप एक चीज मान के चलो कि अपनी किताब को आप सीधे रख दो, राइट, बंद करके, राइट, उसके ऊपर आप फूंक मारोगे तो आपकी किताब के पन्ने जो है वो हिलेंगे नहीं,
राइट, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है। बट अगर आप कुछ पेपर्स को ऐसे उठा के फोल्ड कर दो और फिर आप फूंक मारो तो आप देखिएगा कि वो पेपर जो है वो फड़फड़ाते हुए आपको नजर आएंगे, थोड़े से उड़ते हुए आपको नजर आएंगे, राइट। तो बात बिल्कुल वैसी है कि जब स्मूथ सरफेस होगा तब हमें देखने को मिलेगा कि जो रफ आइस का जो सरफेस होता है वो ज्यादा अफेक्टेड होता है विंड के कारण एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस अफेक्टेड नहीं होगा विंड के कारण, रफ सरफेस जो होता है वो अफेक्टेड होता है। सेम केस आइस में भी यही चीज देखने को मिलती है। अब ओशियन करेंट्स की बात हो रही है, तो एन ओशियन करेंट्स फोर्स टिपिकली एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड फोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट, ओशियन करेंट का जो फोर्स है वो विंड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है एंड इट एक्ट्स एज अ ड्रैग ऑन द विंड ड्रिवन सी आइस मोशन। तो विंड के कारण जो सी आइस जो मोशन में होता है उसको ये ड्रैग करता है, उसको ढकेलता है। करंट्स आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लॉन्गर टर्म मंथली टू ईयरली आइस मोशन। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमने करंट्स के बारे में जो है वो देखा हुआ है, आपको पता भी है, एक आइडिया भी है करंट्स के बारे में कि करंट्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोशन क्रिएट करते हैं पानी का, राइट, करंट्स वगैरह, राइट। और इन सम इंस्टेंसेस एंड रीजन्स करंट्स आर इंपॉर्टेंट इवन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये करंट्स। इसके अलावा कोरोलिस फोर्स की बात करते हैं। कोरोलिस फोर्स भी एक इंपॉर्टेंट फोर्स है। तो इन नदर्न हेमिस्फीयर द कोरोलिस फोर्स causes the objects to deflect to the right and in southern hemisphere objects deflect to the left। तो कोरोलिस फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कोरोलिस फोर्स में जो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो अगर जा रहे हैं तो राइट की तरफ जो है वो कोरोलिस फोर्स एक्ट करता है, काम करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ तो लेफ्ट की तरफ जो है ये कोरोलिस फोर्स जो है वो होता है। तो आपने कोरोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा होगा तो इसका एक आइडिया आपको होगा बेसिक। इसके अलावा इंटरनल आइस स्ट्रेस, तो आइस के अंदर का जो स्ट्रेस जो होता है यानी कि जो बाहर की तरफ जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं जो मॉलिक्यूल्स, तो उसके कारण भी ये मूवमेंट हम लोग को नजर आता है, राइट। जैसे कि इंटरनल आइस स्ट्रेस इज अ मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कि कितनी कॉम्पैक्ट है या क्या स्ट्रेंथ है उस आइस का, अंडर सर्कमस्टेंसेस व्हेन द आइस जो है आइस पैक इज लूजली कॉम्पैक्टेड एंड कैन फ्लो फ्रीली। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर, यानी कि धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहा है और उसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो ये भी एक वजह है जो कि मोशन का काम करती है सी आइस के। तो द इंटरनल आइस स्ट्रेस इज मिनिमल व्हेन द आइस इज कॉम्पैक्ट एंड कैनॉट फ्लो एंड द इंटरनल आइस स्ट्रेस कैन बी हाई, राइट। तो वो वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि दो कंडीशन होती है। समर के समय पे हम देखते हैं कि जो अंदर जो आइस जो होती है उसमें जो कॉम्पैक्ट जो होता है यानी जो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहते हैं, जब समर के समय पे गर्मी के समय पे जब वो धीरे धीरे करके मेल्ट होते हैं तो उससे एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है तो वो लूज होने लगते हैं, राइट। और इसी के कारण हमें देखने को मिलता है कि फ्लो जो है वो बरकरार होने लगता है। और जब आइस कॉम्पैक्ट होती है तो फिर वो फ्लो नहीं कर पाती, बट जब वो टाइट हम लोग को देखने को मिलती है तो वो फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है। इसके अलावा सी सरफेस टिल्ट, तो several factors contribute to differences in the ocean surface level including uneven heating, salinity variation and currents especially near coastal region or ice shelves. Differences in surface level result in sea surface tilt, a force that influences the ice motion. तो देखो सी सरफेस टिल्ट जो होता है ये भी मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आइस के मूवमेंट को या आइस के मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सी सरफेस टिल्ट होता है। ये टिल्ट जो है वो काफी सारी चीजों के कारण होता है, या तो अनइवन हीटिंग होती है, राइट, यानी कि कहीं पर हीट हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा है, तो एक टिल्ट जो है वो क्रिएट होता है सी के सरफेस पे, यानी कि कुछ कुछ एरियाज पे जो है वो आप ये कह सकते हो कि जैसे एक तरफ बर्फ पूरी यानी कि बर्फ का पूरा मतलब समुद्र का जो सरफेस है वो पूरा बर्फ का हो गया है, राइट, बट कहीं पर एकदम से हीट हुई तो क्या हुआ, बीच का एक टुकड़ा जो है वो हल्का सा मेल्ट हो गया। अब एक टुकड़ा मेल्ट होगा तो पीछे वाला टुकड़ा जो है वो आगे की तरफ आएगा। अब जब वो आगे की तरफ आएगा तो आगे वाला जो टुकड़ा होगा, राइट, यानी कि आगे जो एरिया होगा उस पे वो टकराएगा, राइट। मेल्ट होने के बाद जब टकराएगा तो एक फोर्स क्रिएट होगा और इस प्रकार से इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा, है ना। और सैलिनिटी वेरिएशन भी होता है। सैलिनिटी में जब डेंसिटी हम लोग को देखने को मिलती है यानी कि कहीं पर जो सरफेस में जो सॉल्टी वाटर है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि हमने बात करी थी पहले भी कि जो डेंस जो वाटर होता है उसका एक फैक्टर हम लोग को ये भी देखने को मिलता है सैलिनिटी, कि जहां पर भी खारा पानी होगा वो डेंस हो जाएगा और डेंस होगा तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो अब सरफेस एरिया अगर डेंस हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो वो एक मोशन क्रिएट कर दिया उसने, राइट, जो कि सरफेस को भी इफेक्ट करेगा। तो पीछे वाली जो आइस होगी वो आगे की तरफ टिल्ट कर जाएगी।
राइट, या फिर मतलब उसमें मोशन होगा, उसमें चेंजेस हम लोग को नजर आएंगे, राइट। और डिफरेंस इन सरफेस लेवल रिजल्ट इन सी सरफेस टिल्ट, तो जब सरफेस लेवल पे जब डिफरेंस होता है तो सी सरफेस जो होती है वो टिल्ट हो जाती है। अ फोर्स दैट इन्फ्लुएंसेस आइस मोशन, और इसी के कारण आइस मोशन होता है, जो चीज मैंने आपको समझाई। एंड दिस फोर्स इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू विंड एंड करंट फोर्सेस एंड इज सिग्निफिकेंट ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। तो कुछ ही पर्टिकुलर मतलब साल के या महीने के कुछ कुछ पर्टिकुलर पीरियड पे ये चीज हो पाती है, राइट। वो डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया सैलिनिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीटिंग हो गया, मतलब राइट। इवन करंट्स ऑल्सो, जो ओशियनिक करंट्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है कि ऊपर का सरफेस एरिया जो है जब वो टूट जाता है या उसमें हम लोग को उसके स्ट्रक्चर में अनइवननेस जब देखने को मिलता है तब ये चीज होती है, ठीक है। तो हमने ये चीज जानी इस पर्टिकुलर लेक्चर में, यानी कि अभी ये पार्ट जो है वो यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट भी जो है ये आपका इसी का कंटिन्यू ही रहेगा, यानी कि क्योंकि ये वाला जो आपका जो टॉपिक चल रहा है क्रायोस्फीयर का, ये थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट में सर्कुलेशन ऑफ सी आइस हम लोग कवर करेंगे, सी आइस के सर्कुलेशन की बात करेंगे, आर्टिक एंटार्क्टिक सी कैसे सर्कुलेट करती है, और रोल ऑफ सी आइस इन इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, की सी आइस का क्या रोल हम लोग को क्लाइमेट के यानी कि क्लाइमेट किस प्रकार से क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, राइट, सी आइस। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। फिर उसके बाद फिर फर्दर और दूसरे पार्ट में क्रायोस्फीयर में लाइफ कैसी होती है, फिर आर्टिक क्षेत्र की थोड़ी बात करेंगे, ज्योग्राफी क्या होता है आर्टिक क्षेत्र का, क्लाइमेट क्या होते हैं आर्टिक क्षेत्र के, तो इसको हम लोग फिर देखेंगे। आर्टिक ऑसिलेशन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज जो आर्टिक में कैसा होता है उसको हम लोग कवर करेंगे, आर्टिक गवर्नेंस को हम लोग कवर करेंगे। फिर बचेगा एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिका की बात करेंगे, फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, उसके क्लाइमेट की बात करेंगे, फ्लोरा और फोना की बात करेंगे, एंटार्क्टिका ट्रीटी की बात करेंगे, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और इसी के साथ फिर आगे चल के क्रायोस्फीयर का टॉपिक जो है वो खत्म होगा। तो 2 या 3 पार्ट में और क्रायोस्फीयर चलेगा और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।